सभी का मैं आज इस प्रेस वार्ता में आने के लिए धन्यवाद करता हूं। और जैसा आप सभी जानते हैं कि मंडी के साथ साथ अभी करीबन 3 और नगर निगमों में चुनाव चल रहे हैं और मंडी शहर में जिसको अभी नगर निगम का दर्जा सरकार द्वारा दिया गया है, इसमें पहली बारी नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और बड़े विस्तार पूर्वक जितने हमारे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है कुलदीप राठौर जी, यहाँ के स्थानीय वरिष्ठ नेता है श्री ठाकुर कौल सिंह जी और सभी और नेता ने बड़े विस्तार पूर्वक जो कमियां सरकार की हैं और जिस तरीके से पिछले 3 साल में प्रदेश के एक नए मुख्यमंत्री बने श्री जयराम ठाकुर जी, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उनको अपने इलाके की, अपने जिले की विकास के कार्य करने चाहिए, अपितु होना तो ये चाहिए कि जब आप प्रदेश के मुखिया हैं तो आपको पूरे प्रदेश को हमेशा एक समझकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। मगर हमने उनके जितने भी बयान सुने, उनके मुख से जितनी बातें सुनी, हमेशा उन्होंने अपने को मंडी का मुख्यमंत्री, मंडी मंडियाली तक ही सीमित रखने का कोशिश करी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मेरे पिता श्री वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जितना उनके लिए चाहे सिरमौर है, चाहे शिमला का इलाका है, उतनी ही कर्म भूमि मंडी भी हमेशा उनके लिए रही है। कई बारी वो यहाँ से सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मेरी मदर यहाँ से प्रतिभा सिंह जी जो है यहाँ से कई बारी यहाँ से सांसद रही हैं। तो निश्चित तौर से मैं ये बात इसलिए आज यहाँ पे कह रहा हूँ, हालांकि नगर निगम से इसका कोई औचित्य नहीं है, मगर मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप किसी शीर्ष पद पे पहुँच जाते हैं तो आपको क्षेत्रवाद की बातें करना अच्छा नहीं लगता है। और जिस तरीके से चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे शहरी मंच से कई बारी मुख्यमंत्री जी ने ये जिक्र किया कि मंडी की आन बान की और शान की बात है, मंडी का मुख्यमंत्री है, तो इस तरीके की बातें मैं समझता हूं कि प्रदेश हित में नहीं होती है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं। चुनाव जीतना ही केवल एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ गवर्नेंस और इम्पोर्टेंट गवर्नेंस होना भी बहुत आवश्यक है। और जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, जिस तरीके से इस सरकार की कार्यशैली है, वो आप लोगों के सामने है। मैं उस चीज़ में ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं जाना चाहता हूँ। आपने खुद देखा है, मुख्यमंत्री जी कोई और बात कहते हैं, उनके मंत्री कोई और बात कहते हैं, उनके सरकार के अधिकारी कोई और बात कहते हैं, कोई और ऑर्डर जो है वो सरकार के कार्यालय से निकलता है, मुख्यमंत्री कार्यालय से निकलता है। जब तक वो इम्प्लीमेंट होता है तो वो ऑर्डर बिल्कुल जो है बदला हुआ होता है। ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो पकड़ एडमिनिस्ट्रेशन पे होनी चाहिए, जो एक गवर्नेंस होनी चाहिए, और हमारी बात तो छोड़ दीजिए, वो हमेशा कांग्रेस पार्टी को कोसते रहते हैं कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया। जो हमारी कमियां थी हमको तो उसका खामियाजा मिला है, हम आज विपक्ष में बैठे हैं। मगर आप अपनी सरकार की बात करिए, 3 साल आपकी सरकार को हो चुके हैं। आपने पहले बजट में 3 बड़ी घोषणाएं कही, मैं ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं कहना चाहता हूं। जो 3 बड़ी घोषणाएं उन्होंने कही, चाहे वो आपके इन्वेस्टर्स मीट की बात है कि हम 90,000 करोड़ रुपए प्रदेश के अंदर लेकर आएंगे और करीबन जो है 2 लाख युवाओं को रोजगार प्रदेश के अंदर दिया जाएगा। आज तक वो सिरे नहीं चढ़ा। 90,000 करोड़ से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में वो कम होकर जो है 10,000 करोड़ तक वो इन्वेस्टर मीट रह गई है। उसमें भी अभी तक पैसा प्रदेश को कोई आया नहीं, कोई निवेश प्रदेश के अंदर हुआ नहीं। नागचला मंडी एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, अभी हमने विधानसभा में भी वो बात रखी और आप लोगों को भी वो पता होना चाहिए कि जिस 1000 करोड़ की
यह 1100 करोड़ की वो बात बारी बारी जो है वो विधानसभा में कह रहे हैं कि हमने नागचला एयरपोर्ट के लिए किया है, वो पैसा केंद्र सरकार से नहीं मिला है। वो पैसा 15वें वित्त आयोग से हिमाचल प्रदेश को जो है वो दिया गया है, उससे वो पैसा लिया गया है। और वो हिमाचल प्रदेश का नहीं, हर राज्य का अधिकार होता है कि आपको फाइनेंस कमीशन से डेवल्यूशन ऑफ फंड्स होता है, जिसके माध्यम से ये पैसा प्रदेश सरकार को अलग अलग सरकारों को दिया जाता है। तो ये कोई सौगात केंद्र सरकार ने हिमाचल को नहीं दी है। इट इज अ बोनाफाइड राइट ऑफ एवरी स्टेट कि जो डेवल्यूशन ऑफ फंड्स होता है केंद्र सरकार से, उसमें ये पैसा हिमाचल प्रदेश को मिला है। उसमें जो अतिरिक्त पैसे की वो बात कर रहे हैं, वो तो अब जाकर वो केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर से निर्मला जी से मिले और उन्होंने अब एडिशनल पैसे की मांग करी है कि इस नागचला एयरपोर्ट के लिए दी जाए। आप सब इसकी साक्षी है, 3 साल इनकी सरकार को प्रदेश के अंदर हो चुका है, अभी तक एक ईंट जो है इस आपके इसकी एयरपोर्ट की जो है वो लगी नहीं। कैसे जमीन एक्वायर होगी, उस जमीन एक्वायर का पैसा कौन देगा, उसके बारे में कोई स्थिति क्लियर नहीं है। हजारों करोड़ तो केवल एक्वायर करने के लिए लग जाएगा, उसके बारे में कोई स्थिति जो है सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं करी है। वैसे ही आपका यहाँ का जो शिव धाम का बात कर रहे हैं, उसमें भी हालांकि थोड़ा टोकन बजट उन्होंने बजट में दिया है, मगर हमारा ये कहना है कि जब मंडी, जिसको आप हर जगह पे छोटी काशी कहते हैं, तो यहाँ के प्राचीन मंदिर हैं, उनको आपने डेवलप करने या उनका जीर्णोद्धार करने के बजाय आप एक बड़ा कंक्रीट का यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर लगा रहे हैं। उससे बेटर ये होता कि जो हमारे पास हमारी ऐतिहासिक मंदिर है, हमारे जो धरोहर है, हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, हमारे ट्रेडिशंस है, उसको आपको जो है वो पुनर्जीवित करना चाहिए था। और इतना बड़ा यहाँ पे ये पार्क बनाकर, कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाकर, मैं समझता हूँ कि इससे कोई ज्यादा लाभ आने वाले समय में नहीं मिलने वाला है। ये केवल लोगों को जो है झूठे वादे और लोगों को एक दूसरी दिशा में धकेलने की बात है। जहाँ तक मंडी शहर की बात है, मैं तो क्या कहूँ, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, कल उन्होंने ही बड़े विस्तार पूर्वक, अनिल शर्मा जी जो भाजपा के ही विधायक हैं, उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक जो कमियां सरकार की है, या सरकार में चाहे जेजेएम की नालियां लग रही है, चाहे सिंचाई की है, चाहे आईपीएच की है, चाहे भर्तियां हो रही है आपके, चाहे वो टीमैट की भर्तियां हो रही है, चाहे वो आपके पंप ऑपरेटर्स की भर्तियां हो रही है, चाहे वो आपके जल रक्षक की भर्तियां हो रही है, आउटसोर्स में भर्तियां हो रही है। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हैज बीन गिवन टू ओनली 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, धर्मपुर और सिराज। और ये बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं हमेशा तथ्यों पे बात करने में विश्वास रखता हूं। आई हैव बीन द लेजिस्लेटर इन द विधानसभा। अगर सरकार ने कोई अच्छा कार्य किया है तो हमने विपक्ष में रहते हुए भी सरकार का समर्थन किया है, सरकार का जय जयकार किया है। और 3 साल में कई ऐसे मर्तबा ऐसे मसले आए जब हमने सरकार का समर्थन किया, चाहे वो प्रदेश सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार है। मगर आज मैं तथ्यों के ऊपर ये बात कर रहा हूँ। विधानसभा में ये आंकड़े निकल कर आए हैं कि आपकी आईपीएच में जितनी भर्तियां आउटसोर्स की हुई है, उसमें 80% केवल और केवल सिराज और धर्मपुर की। मैं आज ये बात आप लोगों के माध्यम से मंडी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपने को मंडी के मुख्यमंत्री कहते हैं, आज बाकी 8 विधानसभा क्षेत्र जो केवल मंडी के ही, वहां के युवाओं ने क्या पाप किया था या क्या गुनाह किया था कि उनको आज पूरी तरीके से सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। और जहां तक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की बात है, आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला में जो है आपका आईपीएच का, आपके पीडब्ल्यूडी का अगर डिवीजन या जोन यहाँ पर लाया गया था मंडी के अंदर, और चीफ इंजीनियर अगर यहाँ पे बिठाने शुरू किए गए थे, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में, अमरिंदर सिंह के शासनकाल में यहाँ पे आईपीएच का भी चीफ इंजीनियर मंडी में बैठना शुरू हुआ और पीडब्ल्यूडी का भी यहाँ पे जो है वो बैठना शुरू हुआ है, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के भी यहाँ पे चीफ इंजीनियर जो है वो मंडी के अंदर बैठे हैं। तो केवल ये कहने से कि मैं मंडी से हूँ और मैं यहाँ के इलाके से हूँ और इस तरीके से लोगों को इमोशनल तरीके से लोगों को बहकाने की कोशिश करने से काम नहीं बनता है। आज सही कहा है कि ये नगर निगमों के चुनावों में हर वार्ड में अगर आज मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ रहा है
आज भी मुख्यमंत्री जी का करीबन 3 वार्ड में आपके मंडी के अंदर दौरा है। अगर मुख्यमंत्री को खुद वार्ड में जाने की आवश्यकता पड़ रही है, ये इस चीज को दर्शाता है कि उन्होंने पिछले 3 साल में कोई कार्य यहाँ पे नहीं किया है। इसलिए प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व आज वार्ड में जाकर, चप्पे चप्पे में जाकर जो है भाजपा के गिरते हुए कुनबे को जो है मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। निश्चित तौर से लोकतांत्रिक प्रणाली है, सबको अपनी बात रखने का, सबको अपनी आवाज रखने का पूरा अधिकार है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मगर जैसा मैंने कहा कि एक प्रोटोकॉल रहता है। अब अगर आप चाहेंगे कभी कोई उपचुनाव हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जब लोकल लेवल के चुनाव होते हैं, हो सकता है कि एक आधी बारी मुख्यमंत्री जी आए, मगर हर वार्ड में वो जा रहे हैं, हर वार्ड में उनके मंत्री जा रहे हैं, ये डेस्परेशन को दिखाता है। और कई ऐसे इंस्टेंसेस हमको देखने को मिले हैं वेयर द गवर्नमेंट मशीनरी इज बीइंग मिसयूटिलाइज्ड। जिस तरीके से अफसरों को धमकाया जा रहा है, अफसरों को जो है ये कहा जा रहा है कि आपको पार्टी के लिए मदद करनी है, या आपको पार्टी को पैसा दिलवाना है, या आपके जो है वहाँ पर जितने लोग हैं, कर्मचारी हैं, उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि आपने भाजपा को समर्थन दे रहा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसका संज्ञान आप लोगों को भी लेने की आवश्यकता है। और मैं बधाई देना चाहूँगा मंडी की सभी मीडिया को भी कि आपने हमेशा सकारात्मकता से यहाँ के मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है, सरकार को भी कटघरे में जो है खड़ा किया है, और हम पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। क्योंकि मैं ये बात साफ करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम लोग परफेक्ट हैं, कि हम सब चीज़ जो कह रहे हैं वो सही है। हमने भी, अगर हमारे अंदर भी कोई कमियां हैं, उसको भी आपने उजागर करने का बहुत अच्छा कार्य किया है, इसके लिए आपको बधाई है। और सरकार के अंदर भी जो कमियां हैं, उनकी जो कहने में और करने में जो जमीन आसमान का फर्क है, उसको उठाने में भी आपका एक बड़ा अच्छा योगदान रहा है। उसके लिए भी मैं आपको जो है वो बधाई देना चाहता हूँ। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर, कर्ज की जैसे बात है तो लोग भी सवाल ये कर रहे हैं कि 6 बार चीफ मिनिस्टर तो आपके पापा रहे हैं, कांग्रेस सबसे ज़्यादा सत्ता में रही है, तो हिमाचल पे जो कर्ज का इतना बड़ा बोझ है उसका श्रेय तो कांग्रेस को जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार में ये कर रहा है। जब मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी थे, उस समय 37,000 करोड़ का कर्ज हिमाचल प्रदेश के ऊपर था 2012 में, जब हमारी सरकार बनी थी। और जब हमने सरकार को छोड़ा 2017 में, तो वो बढ़कर जो है करीबन 46,000 करोड़ प्रदेश के अंदर जो है वो रह गया था। आज वो 46,000 से बढ़कर जो है 60,000 करोड़ प्रदेश के अंदर ये कर्ज का जो लिमिट है वो रह गई। और अभी आपने देखा कि जो हमारा FRM एक्ट है, फाइनेंस रेगुलेशन मैनेजमेंट एक्ट, उसको भी संशोधन उसका विधानसभा के अंदर किया गया। और जो आपकी लिमिट है, जो 3% स्टेट GDP की लिमिट होती है जिसपे आप ऋण ले सकते हैं, उसको बढ़ाकर अब 5% सरकार ने किया है। ठीक है, हम इस चीज को मानते हैं कि सरकार बहुत केंद्र सरकार के ऊपर जो है वो जो है अगर फंड्स के लिए रिलाय करती है, वो ठीक बात है। मगर उसके साथ साथ जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात है या अपने खर्चे कम करने की बात है, उस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके लिए केवल एक लाइन औपचारिक रूप से बजट में लिखी गई है कि हम इस पे विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रदेश को अपने साधन बढ़ाने के लिए, प्रदेश में इंडस्ट्रीज की कोई कमी नहीं है, प्रदेश में फॉरेस्ट की कोई कमी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, आपके माइनिंग की कोई कमी नहीं है। उसको रेगुलेशन के रूप से जो है उसको ठीक किया जाए, ताकि उससे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश की आमदनी हो। इस दिशा में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक अभी जो महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश ने भांग की खेती पे लिया है, हालांकि ये बड़ा एक पेचीदा मसला है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से और राज्यों ने और बहुत से राष्ट्र में भी, कनाडा है या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, वहाँ पर दवाई के लिए जो है वो भांग की खेती करवाई जाती है। और ये एक हकीकत है कि हिमाचल में एक पैरेलल इकोनॉमी जो है वो भांग की खेती की चली हुई। इसमें आप जाएंगे कुल्लू मनाली और हर जगह में जो है
चाहे जितनी भी दबिश इसमें सरकार करे या पुलिस करे, मगर तब भी एक ब्लैक इकोनॉमी जो है वो इसकी चल रही है। अगर इसमें सरकार ने सुझाव रखा है कि इसको हम लीगलाइज जो है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए करें। आप उसमें जानते हैं कि कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स है जिससे कैंसर का या और रोगों का जो है वो इलाज हो सकता है, और उससे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी मजबूती आएगी। तो निश्चित तौर से वो एक अच्छी चीज़ है जिसका हम स्वागत करते हैं, और एक लिमिटेड रूप से मेडिसिनल पर्पसेस के लिए ये चीज़ होनी चाहिए। उस तरीके से और भी बहुत से जरिए हैं जिसमें हम सरकार का मदद कर सकते हैं, सरकार का समर्थन कर सकते हैं। मगर सरकार की, जैसा मैंने कहा कि ना ऐसी कोई सोच है, ना उनकी ऐसी कोई दृष्टि है, ना ऐसी उनकी कोई इच्छा है, क्योंकि इच्छा शक्ति होना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मगर पिछले 3 साल में सरकार ने, चाहे नेशनल हाईवे की बात ले लो, चाहे और कोई बात ले लो, डबल इंजन की बात ले लो, आज अभी इसी विधानसभा सत्र में मैंने एक प्रश्न लगाया था कि आपके कितने नेशनल हाईवे में कितना पैसा अभी तक केंद्र से आया है और कितनी डीपीआर बनी है। उसका जवाब आया कि अभी केवल 156 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक इसमें सैंक्शन हुआ है, और अभी तक केवल डीपीआर बनने के स्टेज में ही नेशनल हाईवे प्रदेश के अंदर जो 69 नेशनल हाईवे है वो अभी तक केवल उनकी डीपीआर बनाई जा रही है। तो ये हाल प्रदेश के है, ये तथ्यों के ऊपर ये चीज है, और ऐसा नहीं है कि ये बात मैं कर रहा हूँ, ये आप लोग भी इस चीज को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं कि ये फैक्ट है या नहीं है। अगर कोई सरकार अच्छा कार्य करेगी उसका हम समर्थन करेंगे, मगर आज तक ऐसा कोई अच्छा कार्य, कोई ऐसा कोई बड़ा कार्य सरकार ने प्रदेश के अंदर नहीं किया है जिसके लिए हम उनकी पीठ को थपथपाएं। मंडी आपके परिवार की कर्म भूमि रही है, क्या आने वाले लोकसभा जो उपचुनाव हैं उसमें आपके परिवार से कोई काफी चर्चा है, आपका नाम काफी चल रहा है? कुछ नहीं है, ना मेरे पिता, ना मेरे मदर और मैं खुद भी इस चुनाव को लड़ने में हम कोई इच्छुक नहीं है। मतलब जैसा भी पार्टी का निर्देश होता है, आलाकमान का निर्देश होता है, और जिसको भी पार्टी हाईकमान, चाहे मंडी से, चाहे कुल्लू से, किसी भी इलाके से जिसको भी कैंडिडेट घोषित करती हैं, हम प्रयास करेंगे कि उनको हम पूरी तरीके से समर्थन करें, जीत सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। पिछली जो हमारी हार यहाँ पर हुई है वो बहुत शर्मनाक हार हुई है, पर ऐसा नहीं है कि हम वापस रिवाइटलाइज नहीं हो सकते हैं। हर चीज़ जो नीचे जाती है वो एक संसार का नियम है, वो वापस ऊपर आती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो स्वर्गीय सांसद थे पंडित रामस्वरूप शर्मा जी, तो वो स्वर्ग सिधार गए, मगर जो उनकी कार्यप्रणाली उस समय सरकार की रही है उसमें कुछ बहुत बड़े कार्य इस इलाके में मैं समझता हूँ कि नहीं हुए, और वो चीज़ें जनता के सामने हैं। तो मैं उसमें कोई टिक्का टिप्पणी में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर इतना ही कहूँगा कि जब भी हम इसमें आएंगे, तथ्यों के ऊपर आएंगे और एक सकारात्मक रूप से आएंगे, और मुझे विश्वास है कि जब भी यहाँ पे उपचुनाव होगा हम अच्छा प्रदर्शन देंगे, और एक कड़ी चुनौती जो है वो सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को देंगे। आप उनके घर भी गए थे, कल तो आपने कहा कि उनकी जो सहज मौत है उसकी जांच होनी चाहिए, तो उनकी फैमिली की तरफ से कुछ इस तरह का संकेत मिल रहा है कि उनको डाउट है और वो जांच चाहते हैं? देखिए, मैंने जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन भी ये बात कही थी कि इसमें हर चीज़ राजनीतिक मसले से नहीं देखना चाहिए। हर चीज़ को, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो राजनीति से अलग होती हैं, और ये एक ऐसा संवेदनशील मसला है जिसमें वो केवल उस परिवार के मुखिया नहीं थे, वो इस पूरे संसदीय क्षेत्र के मुखिया भी थे, और जिस परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई है या सुसाइड हुआ है वो निश्चित तौर से एक चिंता का विषय है। और वैसे भी कोरोना काल में आपने देखा है प्रदेश में करीबन 600 लोगों की मृत्यु जो है वो इस सुसाइड की वजह से हुई है। अब किन कारणों की वजह से इतना गंभीर डिसीजन इनको लेना पड़ा पंडित जी को, ये तो वही जानते हैं, या उनके परिवार, अब वो तो है नहीं तो उनके परिवारजन इस बात को समझ सकते हैं। मगर जैसा मैंने कहा कि वो केवल अपने परिवार के मुख्य नहीं थे, मंडी संसदीय क्षेत्र के भी 2 बार चुने हुए सांसद थे,
तो एक सही तरीके से ये बात लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये हुआ, क्योंकि बहुत सी बातें इसमें कही जा रही है, बहुत से एंगल इसमें दिए जा रहे हैं। हम उन चीज़ों में नहीं जाना चाहते, मगर ये ज़रूर है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और किसी अच्छी एजेंसी से या कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए ताकि इसके सारे पहलू खुल सके और इसका एक साफ तरीके से जो पिक्चर है वो लोगों के सामने जो है वो पहुंचे। कांग्रेस कितने सीटें जीतेगा? हाँ जी, कांग्रेस कितनी सीट? बहुमत बनाएंगे। अब दावा मेजोरिटी जीतेंगे हम। कितने नगर निगम से आप मानते हैं कि कांग्रेस की बढ़त होगी? 80% तो आनी चाहिए। वीरभद्र सिंह जी का स्वास्थ्य कैसा है?